हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप तमाम लोगों का फिर से एक बार न्यूज़ ट्रैक में इस्तकबाल है और खैर मकदम है। आज की बुलेटिन में बेइंतहा दिलचस्प खबरें होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप बाखैरियत और आफियत से होंगे। बेलगाम में बारिश अपने ज़ोरों पर है और रुक रुक कर बारिश का आना एक मामूल सा बन गया है, लेकिन ये बारिश सिर्फ चंद दिनों की है। उसके बाद बारिश का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस ने गिरफ्तार किया और उनकी रिहाई 5 अक्टूबर को होगी। बेलगाम के बहुत से मशहूर वकला, बहुत से उलमाओं ने इसकी मजम्मत की। बेलगाम शहर में रेलवे स्टेशन के सामने जो बस स्टैंड है, जिसे उमूमन गोवा बस स्टैंड कहते हैं, जल्द ही पब्लिक के सेवा के लिए खोला जाएगा। बेलगाम का रेलवे स्टेशन जो कई दिनों से ज़ेर तामीर है, ये बहुत ही जल्द की खिदमत के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। मंगेशकर जो आज 92 साल के हो गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर शादी न करने का इरादा क्यों किया? अली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा और हार्दिक पांड्या को T20 में खिलाना मुनासिब होगा या नहीं होगा? आप देख रहे हैं बेलगाम के रेलवे स्टेशन के सामने जो बस स्टैंड है, जिसे उमूमन गोवा बस स्टैंड कहा जाता है, वो जल्द ही अवाम के लिए खोला जाएगा। ये बस स्टैंड में हर तरीके की सहूलतें मौजूद होगी। यहाँ पे प्राइवेट बसेस के अलावा कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को भी रुकने की इजाज़त है। इस बस स्टैंड का इफ्तिताह कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज बोमैया करेंगे और जब ये बस स्टैंड पूरी तरह से खोला जाएगा तो मुसाफिरों के लिए बहुत ही आसानी होगी। बेलगाम शहर का जिसे बड़ा बस स्टैंड कहते हैं, वो अभी भी ज़ेर तामीर है और पता नहीं ये कब तक मुकम्मल होगा, लेकिन ये सामने का बस स्टैंड तैयार मुकम्मल होने के बाद मुसाफिरों को बहुत सी सहूलतें होगी। जहाँ पे हर चीज़ की सहूलत रखी गई है। यहाँ पे ड्रेनेज का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे दुकानें भी होंगी और अलग अलग से टिकट काउंटर भी यहाँ पे रखे गए हैं। ये बस स्टैंड किसी ज़माने में बहुत ही बुरी हालत में था, लेकिन बेलगाम स्मार्ट सिटी ने इसकी तमाम तरह से फेसलिफ्ट करके यानी से एक नया चेहरा दिया है, जिसकी वजह से लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। बात करते हैं बेलगाम के रेलवे स्टेशन की, जो बहुत ही जल्द मुकम्मल होने के मरहले में है। राज्यसभा MP इरन्ना कडाडी हुबली साउथ सेंट्रल रेलवेज ने इस बात की गुजारिश की है कि जल्द से जल्द बेलगाम के रेलवे स्टेशन की तामीर को मुकम्मल कर दिया जाए। ये हमारे माजी के रेलवे मिनिस्टर श्री सुरेश अंगड़ी का ये ख्वाब था कि बेलगाम में एक अच्छा सा रेलवे स्टेशन तामीर किया जाए। ये रेलवे स्टेशन 2022 में मुकम्मल होगा और लोगों की खिदमत में इस्तेमाल के लिए इसे लाया जाएगा। देख रहे हैं शिफा को है जहाँ, शिफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दाम दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। देख रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से ATS ने यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया। ATS के तर्जमान का कहना है कि मौलाना एक ऐसा रैकेट चला रहे हैं जिसमें नाबीना बच्चों को अपने मजहब में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इन पे लगाया गया है। मौलाना को लखनऊ की एक अदालत ने 10 दिन के लिए उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया है और उनकी रिहाई 5 अक्टूबर को होनी है। बेलगाम शहर के एक मशहूर होटल में कल एक प्रेस मीट का एहतमाम किया गया था, जहां पे बहुत से बेलगाम के मशहूर एडवोकेट्स और उलमा ने इसमें शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಕಲೀಂ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಕೀಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಲಾನಾ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಆಪಾದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ
ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರು ಮೌಲಾನಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಅದೇ ಮರುದಿವಸವೇ ATS ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಮೌಲಾನಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಂತ ATS ಅನ್ನು ತಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ATS ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ FIR ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ATSನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ATS ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, ATSನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ATS ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ATS ನಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಪರಕೀಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಗುಂಡಾ ರಾಜ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. Further, I would firstly like to welcome all the press reporters for coming and attending this press conference on just a single notice. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने शॉर्ट टाइम में आप सब लोग यहाँ पे हमारे बुलावे पे आए. प्रेस रिलीज का आज का हमारा कंटेंट ये है कि a team of religious scholars and advocates of Belgaum hereby put out the press release in protest against the illegal arrest of Maulana Kaleem Siddiqui on pretext of false allegation of religious conversion and so-called money laundering. Maulana Kaleem Siddiqui was illegally arrested by some unknown persons on 21st September 2021. All of a sudden, from nowhere, on the next day, the UP ATS comes into picture with a 3-page press release and started leveling baseless allegations of Maulana Sahab, which are not supported by any witness, documents or material evidence, and also the contents of the complaint put forward neither attracts any of the sections of IPC nor anti-conversion law, but it is merely a case of tax evasion. Now the important question is that what is ATS doing in this case? If it is a question of foreign funding or tax evasion, ED is the right agency to investigate. So far from 2021 June, 11 people have been arrested in UP itself for the same offence, for which till date no evidence has been provided by the ATS to the courts. हो रहा है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अंदर कानून हो रहा है, और आप ऐसे आदमी को उठा दें तो सबको ही जो है आप डाल दीजिए जेल में, या तो फिर कानून को हटा दीजिए. अब जो दूसरा उन पर जो आरोप है रिलीजियस बुक को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का, हर कौम कर रही है, हर इंसान कर रहा है, क्योंकि इसको जो है करने का तरीका ही वही है कि जब तक आदमी बुक्स तकसीम नहीं करेगा, बुक नहीं फैलाएगा, लोगों को अपना प्रोपोगेट करेंगे कैसे? बुक के जरिए से प्रोपोगेट किया जाएगा, तबलीग उसी जरिए से की जाएगी. तो ये कोई अहम मुद्दा नहीं है. दूसरा मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मौलाना ने जो अपने दीन को प्रोपोगेट किया है वो कुरान के कानून के तहत में किया है. कुरान को फॉलो कर रहे हैं और कुरान की वजह से कुरान को फैला रहे हैं. उसी कुरान में सूरह नंबर 2 में एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. अगर मौलाना ने किसी पे जोर जबरदस्ती की है तो डायरेक्ट पहले उन्होंने कुरान के खिलाफ काम किया है. तो ये हो ही नहीं सकता. कोई आम मुसलमान भी, कोई आम नागरिक भी जो है जबरदस्ती किसी पर कन्वर्शन के मामले में नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पहले कुरान को फॉलो करते हैं. तो कुरान को फॉलो करने वाला इंसान कुरान के अगेंस्ट कैसा काम करेगा? ये सोचने की बात है.
तो कुरान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी पर ज़बरदस्ती अपने मज़हब को और अपने दीन को थोपो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस मौलाना पे डाला गया है, उसको ATS का कोई संबंध नहीं है। जैसा हमारे वकील साहब ने कहा, इसका ED को जो है वो संबंध आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी पूछताछ करेगी। ये सरासर जुल्म है, इसको मैं कंडेम करता हूँ और पूरी कम्युनिटी इसको कंडेम कर रही है। पूरे जितने जो है लोग यहाँ जमा है सब इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और आइंदा भी किसी स्कॉलर को, दीनी स्कॉलर को, किसी भी जो है वो दीन के हो और किसी भी अदर किस्म के हो, ऐसा उठाना बिल्कुल गलत है, जुल्म है, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। साहब एक इस्लामी स्कॉलर हैं जो हिंदुस्तान लेवल पे और बल्कि पूरी दुनिया में लोग उनको पसंद करते हैं, और जो भी उनके बयानात हैं आपके पास आज नहीं आए, क्योंकि हुकूमत हो या हिंदुस्तान की हुकूमत हो, इनके सामने ये बयानात आज नहीं आए, बल्कि 40-50 साल से एक आदमी काम कर रहा है। और आज उठाने का मकसद हमारे सामने यही बात समझ में आती है, इलेक्शन सामने है और ऐसे स्कॉलर को उठाकर हमें विरोध सिर्फ इस्लामी स्कॉलर का नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी स्कॉलर हैं, चाहे वो हिंदू मजहब के हों, सिख मजहब के हों या ईसाई मजहब के हों, हम सब की तरफ से ये पेश करेंगे, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है। यहाँ हर एक को अपने अकीदे के एतबार से और यहाँ अमल करने के एतबार से और दावत के एतबार से पूरा इख्तियार है। और हम इसके बारे में पूरा विरोध करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो बगैर किसी यानी उन पर कोई भी यानी गुनाह उनका है ही नहीं, हमारे इस्लामी एतबार से, कुरान के एतबार से वो बिल्कुल इसमें पाक व साफ है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है और तमाम मीडिया वालों से भी दरख्वास्त है कि ऐसे इल्ज़ाम जो उन पर बगैर किसी गुनाह के थोपे गए हैं, इन इल्ज़ाम को ख़त्म करके 4 तारीख तक उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामी स्कॉलर हैं और हमारे मजहब के बड़े आलिम हैं। और हर मजहब के जो भी बड़े आलिम या जिम्मेदार होते हैं, हम उनके सब की तरफ से बात अर्ज करते हैं कि वो जो भी प्रचार करना चाहें, इस्लाम का हो या किसी भी मजहब का हो, इस हिंदुस्तान के और इस भारत की हुकूमत में उसे इख्तियार है। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं लता मंगेशकर बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनका जन्म 1929 में हुआ था। उनके पास बेशुमार ट्रॉफीज है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, 30 ज़बानों में अपने गीत रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन इन तमाम ट्रॉफीज, इन तमाम अवार्ड्स के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं हो सकी। उन्होंने ज़िंदगी भर शादी न करने का इरादा किया। वजह यह है कि लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह डोंगरपुर के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी, घर पे आना जाना था। उसी दरमियान राज सिंह डोंगरपुर और लता मंगेशकर के दरमियान दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। राज सिंह डोंगरपुर ने जब अपने वालिद को इस बात की इतला दी कि मैं लता मंगेशकर से शादी करना चाहता हूँ, डोंगरपुर ने कहा कि मैं एक मामूली सी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। राज सिंह डोंगरपुर ने अपने वालिद की बात का एहतराम करते हुए जिंदगी भर शादी न करने का इरादा किया। इसी तरह लता दीदी ने भी जिंदगी भर कुंवारी रहने का अहद कर लिया। लता मंगेशकर वो पहली हिंदुस्तानी हस्ती है जिन्हें लंदन के अल्बर्ट हॉल में अपना पहला प्रोग्राम पेश करने की इजाज़त दी गई थी, जिसके मेज़बान दिलीप कुमार थे। लता मंगेशकर अब 92 ईयर्स की हो गए हैं और उन्होंने फिल्मों में गाना गाना बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया से। क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी खबर यह है कि मोइन अली जो इंग्लैंड के स्पिनर है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अली जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले 5th टेस्ट में उन्हें टीम में बुलाया गया था, लेकिन मोइन अली रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। मोइन अली के वालिद मुन्ना है कि मैं चाहता था कि मोइन अली ये टेस्ट जरूर खेलें। मोइन अली का कहना है कि क्या मुझे 11 खिलाड़ियों में जगह मिलेगी, इसका मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने टेस्ट से अलविदा कहना ही मुनासिब समझा। इंडिया के हार्दिक पांड्या जो इस वक्त अपनी तबीयत की वजह से बेइंतहा परेशान है और उन्हें T20 के स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है इंडिया टीम के मैनेजमेंट का कहना है कि हार्दिक पांड्या की सेहत का ख्याल रखते हुए हमें T20 के स्क्वाड में कुछ रद्द-बदल करना ज़रूरी हो गया है। और इस रिप्लेसमेंट में 2 नाम जो हमारे सामने आ रहे हैं, उनका नाम है शार्दुल ठाकुर और वेंकटेश अय्यर। अब देखें मौका किसे मिलता है, शार्दुल ठाकुर को मौका मिलता है या वेंकटेश्वर अय्यर को।
न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें बताते हुए बेनतिहा खुशी होती है कि आप न्यूज़ ट्रैक बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं